हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं राजनीतिक जागरूकता का विकास। ठीक है, ये जो है हमारा सेकेंड ईयर जो है सेमेस्टर 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ हम जो है इसके और विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसे सब्सक्राइब करना आपके हित में है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको पता ही है कि समय समय पर मैं कुछ ना कुछ आपके लिए डालता ही रहता हूँ वीडियो, जो आपको जो एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहे। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेने में ही आपको फ़ायदा है। ठीक है, कौन चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा आपको शायद खुद भी पता नहीं होगा। इसे सब्सक्राइब करके रखोगे तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल भी कर सकती हो। ठीक है, आप सेकेंड ईयर में हो, फिर थर्ड ईयर में जाओगे, आपको हर साल आपको वीडियो मेरी तरफ से मिलता ही रहेगा। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा जो आज टॉपिक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक क्या है? वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे कि आपको पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है हमारे जन आंदोलन में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में इसने भी बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ये बता दिया कि अंग्रेज़ जो है हमारे लिए कभी भी दया की भावना नहीं रख सकते और हमें जो है समय समय पर हमें प्रताड़ना करते ही रहते हैं। कहते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसमें भारत में अंग्रेज साम्राज्य का कफन में कील गाड़ने के कार्य किया। क्योंकि इसी समय ये पूरा साबित हो गया कि अंग्रेज जो है भारत वालों को सिर्फ उनका शोषण करना चाहते हैं। वास्तव में यह हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ और इस मोड़ ने जो है अंग्रेजों को नींव तक हिला दिया और उनका जो है कफन तैयार कर लिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई उसका क्या कारण था और क्यों यह जो है हत्याकांड हुआ? कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अनेकों कारण तो दायी हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है हम कारणों के पढ़ेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इतने नरसंहार हुए उसका कारण क्या था? ठीक है, जनरल डायर ने ऐसा क्या लोगों में देखा जो उन्होंने गोली चलाने की जो है आज्ञा दे दिया, परमिशन दिया, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जो हैं बेगुनाह थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, यहाँ तक कि बच्चों तक भी नहीं छोड़ा, बुजुर्ग तो दूर की बात है। आखिर ऐसा क्या उन्होंने कसूर किया था जिसपे इन्होंने धनाधन गोलियों की बरसात कर दिया, एक पल भी नहीं दिया उनको संभलने का? तो इसमें पहला कारण तो यही था कि गदर आंदोलन का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द गदर मूवमेंट। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। इस पार्टी का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शासन का अंत करके भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इस पार्टी को कनाडा, भारत, यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया कई देशों में शाखाएं स्थापित की गई। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गदर पार्टी ने सैनिकों का विद्रोह करने, जेल तोड़ने और सरकारी खजाने तथा थानों को लूटने और क्रांतिकारी सहायता प्रकाशित करवाने तथा बांटने, शस्त्र एकत्र करने तथा बम बनाने का प्रचार किया। इस विचारों के प्रचार के लिए गदर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया गया। इसका कहना था कि यह दिन शीघ्र आएगा जब बंदूक तथा रक्त कलम तथा स्याही का स्थान ले लेंगे। 21 फरवरी 1915 ईस्वी में अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध करने का योजना बनाई गई, परंतु सरकार को इस योजना का पहले ही पता चल गया और उसने कई क्रांतिकारियों को गोली से उड़ा दिया तथा उनके अन्य को गिरफ्तार किया। इसमें से कुछ एक को फांसी की दंड भी दिया गया, शेष को लंबी अवधि के लिए जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार यद्यपि गदर पार्टी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल रहा, गिरफ्तार कर लिया, इनमें से कुछ एकड़ को फांसी के दंड भी दिया गया तथा शेष को लंबी अवधि के लिए जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार अभी गदर आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल रहा, परंतु इसे भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए एक नया उत्साह भी भर दिया। देखिए, ये जो गदर पार्टी था बेशकली असफल था इस समय, लेकिन इन्होंने क्या किया, सभी जनताओं में एक नई सी लहर और नई सी उमंग भर दिया, जिससे कि अंग्रेजों का पतन होना स्वाभाविक था। उसके बाद दूसरा कारण जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, वो था होम रूल आंदोलन का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ द होम रूल्स मूवमेंट। कहते हैं 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एजन बेसन के होम रूल आंदोलन की मद्रास तथा पूना में स्थापना की गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होम रूल तथा स्वराज प्राप्ति करना था। तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। श्रीमती एजन बेसन ने अपनी भाषण द्वारा लोगों में एक नया
नया उत्साह पैदा करने की कोशिश भी किया। अपने विचारों के प्रचार के लिए उन्हें तिलक ने मराठा और केसरी तथा एनो वेंसन ने कनवील्स और न्यूज़ इंडिया नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया। देश के विभिन्न भागों में होम रूल की शाखाएं खोली गई। शीघ्र ही इसका प्रचार काफ़ी बढ़ गया। मोतीलाल नेहरू, श्री आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे विख्यात नेताओं ने भी इस आंदोलन को पुण्य सहयोग दिया। इस आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सरकार घबरा गई और उसने श्रीमती एन वेंसन तथा उसके अन्य सहयोगियों को बंदी बना लिया, परंतु इससे आग में घी डालने का भी कार्य हुआ। बंदी बनाना तो एक सिर्फ स्वाभाविक बात थी, लेकिन लोगों जो इंडिया के लोग थे उनमें एक जागरूकता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके पश्चात था सेना में बलपूर्वक भर्ती, फोर्सबली रिस्ट्रिक्शन इन द आर्मी। प्रथम विश्व युद्ध के समय बलपूर्वक सैनिक भर्ती ने विशेष रूप से पंजाब में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। पंजाब के सिख अपनी वीरता के कारण बहुत विख्यात थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने पंजाब से अधिक सिखों को सेना में भर्ती कराने के लिए प्रयास किए। सेना में अधिक से अधिक भर्ती के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा खान बहादुर, राय साहब आदि उपाधि तथा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। सरकार से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गांव वालों के भूमिपति, जमींदारों और नवरदारों ने अपना पूरा जोर लगाया। वो लोगों को गांव से बलपूर्वक पकड़ कर भर्ती के लिए ले जाते थे। जो रंग रूट भर्ती न होता उसे जुर्माना किया जाता तथा उसे अपराधी घोषित करके जेल में ठूस दिया जाता। उसके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जाता था, महिलाओं का अपमान किया जाता, और इस प्रकार पंजाब के लोग दिन प्रतिदिन जो था अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होते चले गए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तो आपको पता है ये बहुत खतरनाक था। इसमें जो है इंडिया के लोग थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके पश्चात का बीमारियों का फैलना, स्प्रेड ऑफ डिसीज। उस समय भारत में अनेक जो है भयानक बीमारी फैली हुई थी। इसमें प्रमुख प्लेग, हैजा और मलेरिया आदि थी। सरकार ने उनको बचाव के लिए कोई कदम न उठाया, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध में घायल सैनिकों के संभाल में व्यस्त होने के कारण देश में डॉक्टरी सुविधाओं तथा दवाइयों की कमी पड़ गई थी। क्योंकि जब कहते हैं ना घर में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको तो सेना की पड़ी थी, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध हो रही थी। निर्धन लोगों की दशा तो और भी खराब थी। आम गरीब के तो मरने के सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लाखों भारतीय मृत्यु के ग्रस्त बनने लग गए। जुलाई 1918 ईस्वी में जून से 1918 ईस्वी के एक वर्ष के मध्य केवल प्लेग के कारण 8 लाख से अधिक भारतीय मृत्यु हो गए, यानी मृत्यु के शिकार हो गए, मृत्यु के आगोश में चले गए। अंततः भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध होना एक अनिवार्य था, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, न इनकी बीमारी के ऊपर, न इनके लिए कुछ कर रहे थे। उसके पश्चात था सबसे बड़ा कारण जो था मूल्य तथा करों में वृद्धि। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रही थी तो उस समय जो था आर्थिक संकट भी पैदा हो रही थी। क्योंकि सारे जो धन थे युद्धों में ख़त्म हो रहे थे। इसमें क्या हुआ, सरकार ने अपनी जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, मूल्य तथा करों में वृद्धि कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के समय देश भर में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान को छूने लग गए थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज सरकार ने युद्ध के लिए धन एकत्र करने हेतु भारतीयों पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए थे तथा पहले से लगे करों में वृद्धि कर दी गई थी, क्योंकि अधिकांश भारतीय निर्धन वर्गों से संबंधित रखते थे। इसलिए मूल्य तथा करों में की गई भारी वृद्धि से उनकी कष्ट बहुत ही बढ़ते चले गए। इसलिए भारतीयों के दिलों में अंग्रेज के प्रति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात था। इसमें डॉक्टर कमलेश मोहन ने अपने शब्दों में ये बात बोली थी या कही भी थी कि इस आर्थिक असंतोष ने, जो कि अप्रत्यक्ष ढंग से एक महत्वपूर्ण शक्ति बनता जा रहा था, ने अमृतसर के साथ शेष भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग तैयार कर दिया। तो ये बात उनका कथन है बिल्कुल ही सत्य प्रमाणित हुआ। उसके बाद जो अगला कारण बना वो था रॉयल एक्ट का पास होना, यानी रॉयल एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने सहयोग प्राप्त करना चाहते थे और इस सहयोग के बदले उन्होंने भारतीयों को युद्ध को समाप्ति पर कुछ सुविधाएं देने का वचन भी दिया था। परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को पूर्ण उत्साह से सहयोग दिया, परंतु अंग्रेजों की भावना युद्ध नहीं थी। युद्ध के मध्य उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करके बहुत से आपातकालीन अधिकारी अपने हाथ में ले लिया, यानी बहुत से जो अधिकार था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। युद्ध के पश्चात यह आपातकालीन अधिकार समाप्त हो जाने थे, परंतु सरकार इन अधिकारियों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो अधिकार उनको मिल गया था, उनको फ़ायदा होने लगी थी, तो उसको छोड़ना वो नहीं चाहते थे। उसे यह भय था कि कहीं असंतुष्ट भारतीय कोई आंदोलन न कर दे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 1947 ईस्वी में जटिल सर सेरेनस रेवल्ट के अधीन सेरेंस कमेटी स्थापित किया और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 30 अप्रैल 1918 ईस्वी को सरकार को दी।
इसने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी बनाने तथा बिना मुकदमा चलाए दंड देने का अधिकार भी दिया गया, जो कि भारतीयों के लिए बहुत ही दुखदायक थी। भारतीयों को दलील, अपील और वकील का कोई अधिकार नहीं दिया गया था, यानी किसी पे भी सरकार की अपनी मनमर्जी चलती, जिसको चाहे वो जेल में रखे, जिसको चाहे वो छोड़ दे, सब सरकार पे डिपेंड था। जब भारतीयों को इस रिपोर्ट का पता चला तो उनको क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। इसके बावजूद सरकार ने 18 मार्च 1919 ईस्वी के रॉयल एक्ट भी पास करवा दिया। इसे अनकिंकल एंड रेवोल्यूशन फाइल एक्ट का नाम दिया गया। इस कानून के कारण स्थिति और भी विस्फोटक हो गई, जिसका विरोध करना भारतीयों के लिए एक स्वाभाविक सी बात हो गई। इसमें जो है प्रसिद्ध इतिहास का डॉक्टर कर्णा सिंह ने लिखा था, उन्होंने बताया था कि इस प्रकार पंजाब में हालत बहुत ही तनावपूर्ण थे। इसके केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो संपूर्ण प्रांत को आग लगा सकती थी। रॉयल बिल ने शीघ्र ही यह चिंगारी प्रदान कर दिया और इसका जो है आग भी लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसके पश्चात जो था महात्मा गांधी द्वारा हड़तालों का आह्वान। रॉयल एक्ट के कारण संपूर्ण भारत में क्रोध की लहर फैल गई थी। महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय किया था। इस संबंध में उन्होंने देशवासियों को 30 मार्च और 6 अप्रैल को भारत भर में शांति में हड़तालें करने की अपील भी की थी। परिणामस्वरूप देश भर में सभाएं की गई, जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। रॉयल बिल को काला बिल कहकर आलोचना की गई। सारे भारत में हड़ताल शांतिपूर्ण रही। केवल 30 मार्च को दिल्ली में हड़ताल के समय कुछ दंगा हुआ। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी मुंबई से दिल्ली के लिए चले, परंतु उन्हें पलवल के निकट गिरफ्तार करके पुण्य मुंबई जेल दे दिया गया। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई और लोग काफ़ी चिंतित हो गए। उसके बाद घटनाएं कहते हैं, घटनाएं इवेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को सबसे अधिक सहयोग पंजाब से प्राप्त हुआ था और पंजाब वालों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था। परंतु युद्ध के उपरांत सबसे अधिक कठिनाइयां भी इसी प्रांत के लोगों को झेलनी पड़ी। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडवायर था। वो बहुत ही हठी था। उसकी दमनकारी नीतियों ने जलती पर तेल डालने का काम किया। रॉयल एक्ट के कारण भारत के अन्य भागों की तरह पंजाब के लोग बहुत ही उत्तेजित हुए। गांधी जी के कहने पर पंजाब में भी 30 मार्च और 6 अप्रैल को हड़तालें हुई, सभाओं का प्रदर्शन किए गए। डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर किचूल ने अमृतसर में रॉयल एक्ट के विरुद्ध एक जोरदार अभियान चलाया। इस आंदोलन को मिलने वाले जन समर्थन के कारण माइकल एडवर्डर घबरा उठा। माइकल एडवायर ने 9 अप्रैल को संध्या के अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर इरविन को यह आदेश दिया कि वह डॉक्टर राजपाल और डॉक्टर किचूल को बंदी बनाकर पंजाब से बाहर निकाल दी, क्योंकि उनके अमृतसर में रहने से शांति व्यवस्था को खतरा है। डिप्टी कमिश्नर ने 10 अप्रैल को प्रायः 10 बजे डॉक्टर राजपाल और डॉक्टर किचूल को बुलाया तथा उसको गिरफ्तार कर लिया उनको और धर्मशाला भेज दिया। उनकी सूचना पाते ही देश में रोष की भावना फैल गई। लगभग 10-11 बजे तक शहर में सब कारोबारी ठप हो गए। कुछ लोग जुलूस के रूप में अपने नेताओं की रिहाई के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास जाना चाहते थे, परंतु सरकार ने मार्ग में ही इन शांतिमय लोगों पर आक्रामक गोलियां चलवा दी। इससे कुछ लोग मारे गए तथा कुछ अन्य घायल भी हो गए। इस घटना के कारण कुछ लोग भड़क उठे और उन्होंने 5 अंग्रेजों की हत्या भी कर दी। एक अंग्रेज महिला डॉक्टर मिस रेडवुड घायल हो गई, परंतु उसे कुछ भारतीयों द्वारा बचा भी लिया गया। कुछ भावनाओं के नष्ट कर दिया, यानी बहुत से जो भवनें थे उनको भी नष्ट कर दिया उन्होंने। डाक तार की लाइनें को तोड़ फोड़ दी गई तथा शहर के 2 रेलवे स्टेशनों को आग लगा दिया गया। चारों तरफ जो थी अराजकता फैलती चली गई। इस घटना का अंग्रेज सहन नहीं कर सके और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मिस्र शहर सेना में सम्मिलित कर दिया गया। इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल R.A.H.R. डायर को सौंपा गया। उसे यह आदेश दिया गया था कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वह कोई भी पग उठा सकता है। तो 11 अप्रैल को अमृतसर में 10 अप्रैल ठीक है 11 अप्रैल और अमृतसर में 10 अप्रैल को मारे गए भारतीयों का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक कर दिया गया। 12 अप्रैल को जनरल डायर के अमृतसर पहुंचने पर स्थिति एक बार फिर विस्फोटक हो गया। डायर ने आते ही अनेक लोगों को बंदी बना लिया। उसने सभाओं की योजना पर प्रतिबंधित लगा दिया। धारा 144 लागू कर दी गई चारों तरफ, यानी पूरे पंजाब में 144 धारा जो है लागू कर दिया गया। यहाँ यह समझनीय है कि जनरल डायर ने संबंध में शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर बुनियादी नहीं करवाई, यानी बुनियादी उन्होंने करवाई नहीं, परंतु जो है 12 अप्रैल की संध्या को ही रॉयल एक्ट के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए लोगों ने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एकत्र होने के लिए सारे शहर में घोषणा की गई। जनरल डायर को यद्यपि इस घोषणा का पता चल गया था, परंतु उसने इस सभा के आयोजित को रोकने के लिए कुछ न किया।
वास्तव में जनरल डायर भारतीय प्रतिशोध लेने की योजना बना रहा था और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में 15 से 20 हज़ार लोग एकत्र हुए थे। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर लोग जो है बहुत अधिक अमाउंट में इकट्ठा होंगे और उन पर गोलियां चलाना बहुत आसान होगा, क्योंकि जनरल डायर ने इस प्लान को पहले से ही तैयार कर रखा था। बैसाखी का त्यौहार होने से बड़ी संख्या में बच्चे तथा महिलाएं भी इस पार्क में लगने वाले मेले को देखने चले आए। सभा की कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही थी। अचानक जनरल डायर अपने बहुत से सैनिक तथा मशीन गनों सहित वहां पर आ पहुंचा। लोगों में आ गए का शोर मच गया। जनरल डायर ने सैनिकों को लोगों पर बिना किसी पूर्व चेतावनी से धड़ाधड़ गोली चलाने का आदेश दे दिया। वह तब डायर ने सैनिकों को लोगों पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब वह जो तक गोलियां चलवा रहा था जब तक सैनिक का बारूद समाप्त नहीं हो गया। यानी इतनी गोली चलाई गई जिसका कोई आप वर्णन नहीं कर सकते जब तक उसकी बारूद खत्म नहीं हुआ। इस गोलीबारी से लोगों में भाग दौड़ मच गई। चारों ओर चीख पुकार हो रही थी। बाग में आने जाने का केवल एक मार्ग था और वहाँ डायर के सैनिक होने से लोग घिर से गए थे। बहुत से लोग एक दूसरे के नीचे आकर कुचले गए तथा अनेकों लोगों ने गोली से बचने के लिए बाग में कुएं में छलांगें लगा दी। देखते ही देखते जलियांवाला बाग की भूमि निर्दोष भारतीयों के रक्त से लाल हो गई। सरकार रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 घायल हुए। परंतु कांग्रेस की जांच समिति के अनुसार मृतकों की संख्या कम से कम 1000 और घायलों की संख्या 3000 थी। ये तो सिर्फ रिपोर्ट थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और था। ठीक है, वास्तविकता को अंग्रेजों ने भी छुपाया इन बात को। हंटर कमेटी के प्रमुख के अपने वक्त में जनरल डायर ने यह बात स्वीकार की थी कि यह बाग का मार्ग सक्रिय न होते तो वह अपने साथ टैंक ले जाता तथा भारतीयों को चिरकाल तक याद रखा जाने वाला सबक सिखाता। यानी इतनी क्रूरता से उसने ये बात को जाहिर किया। जनरल डायर ने 13 अप्रैल की संध्या को सारे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया। भारतीयों को यह चेतावनी भी दी गई कि घर से बाहर आने वाले को गोली से उड़ा दिया जाएगा। इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड के घायलों के संबंधी उनकी सहायता न कर सके। उनमें से अधिकांश तो तरफ कर प्राण दे दिए। जलियांवाला बाग में की गई हत्याओं के पश्चात भी जनरल डायर की प्यास न बुझी। जनरल डायर के आदेशानुसार अमृतसर निवासियों की बिजली तथा पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। घरों में लगे पंखे उतरवा दिए गए तथा उनकी साइकिलें छीन ली गई। उनके लिए अंग्रेजों के प्रमुख झुक कर सलाम करना आवश्यक हो गया। अनेकों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके लिए अंग्रेज के सम्मुख झुक कर सलाम करना आवश्यक हो गया और सभी लोगों को गिरफ्तार किया तथा कई लोगों को सार्वजनिक रूप से पकड़ो और मारे गए। जिस गली में मिस रेडवुड घायल हुई थी उस गली में आने जाने वाले भारतीयों के लिए भूमि पर रंग कर चलना अनिवार्य कर दिया गया। माइकल एडवर्ड 15 से जो है 14 को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। लाहौर में जो है कॉलेजों के छात्रों को दिन में 4 बार मीलों दूर पैदल चलकर सैनिक अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता था। जिन घरों के सामने मार्शल लॉ के नोटिस लगा दिए गए थे उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व उन घरों में रहने वाले का था। गांव में एकत्र होने वाले लोगों को मारने लग गए और चारों तरफ जो था बम फेंके गए। यही गत पंजाब के अन्य नगरों की भी हो गई। इस प्रकार संपूर्ण पंजाब में मार्शल लॉ के अंतर्गत जो 7 सप्ताह तक रहा, भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। सुखवंत सिंह के अनुसार इस समय के दौरान पंजाब में 120 व्यक्ति मारे गए, जो 3600 से अधिक घायल भी हुए। अब इनकी दयनीय स्थिति इतनी बुरी कर दिया जनरल डायर ने कि शायद इसका कोई वर्णन ही नहीं है। उसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव, क्योंकि इस आंदोलन ने कई जगहों पर प्रभाव पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के भारत के स्वतंत्र आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव पड़े। जनरल डायर का विचार था कि उनकी इस कार्यवाही से भारतीय अंग्रेजों का विरोध करने का साहस नहीं करेंगे, परंतु परिणाम इसके विपरीत हुई। भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा और भी बढ़ गई और इस घटना से भारत के स्वतंत्र आंदोलन को एक नया मोड़ भी मिल गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दिया। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को पूरा सहयोग दिया था, इस हत्याकांड के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। भारतीयों ने अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को समाप्त करने का प्रण भी ले लिया और इस उद्देश्य से गांधी जी के नेतृत्व में संगठित हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसा आंदोलन आरंभ किया जिसे देख अंग्रेज चकित रह गए। ठीक है, प्रसिद्ध जो है
लेखक जो है BC हेरमिन ने कहा भी था, इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया था। किसी अन्य घटना ने जो कि उसे याद हो, शायद ही इस देश को लोगों को मनों में इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि इस घटना ने, जो अमृतसर हत्याकांड करके जानी जाती है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि यह घटना ही अद्वितीय थी, क्योंकि इस घटना ने जो है अंग्रेज़ों को कफन की जो है तैयार कर दिया, और इस घटना ने उसको यहाँ से उखाड़ फेंकने का एक लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्योंकि लोगों के दिलों में अब उनके प्रति डर नहीं था, उनके प्रति क्रोध था, उनके प्रति आग थी। और इस क्रोध को आगे चल के जो है 1857 क्रांति में और 1857 जो हुई थी, ठीक है, उसमें आज़ादी का एक नया रूप दे दिया। क्योंकि ये घटना प्रत्येक पंजाब वालों के लिए एक ऐसी घटना थी जिसको भुलाना शायद संभव न हो। हर साल जो है बैसाखी के दिन मेला लगेगी और लोग जाएंगे, लेकिन जनरल डायर वो देखने के लिए रहेगा नहीं, इसको भी देखने के लिए रहने भी नहीं दिया गया। उधम सिंह ने इसको सदैव के लिए सुला दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको करना समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है वो ये है कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता भी है। इसमें यही है कि जो 1920 ईस्वी से 1925 ईस्वी के मध्य भारत में गुरुद्वारा के प्रबंधन में सुधार करने और उनको महंतों के अधित्व को स्वतंत्र करवाने के लिए सिखों ने जो सुधारवादी आंदोलन चलाया, उसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को अकाली आंदोलन का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अकालियों द्वारा ही गुरुद्वारों को स्वतंत्र करवाया जा सका। इस आंदोलन की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी, और इस आंदोलन ने न केवल गुरुद्वारों को महंतों से स्वतंत्र करवाया, अतुल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रशंसनीय योगदान दिया। अब किस प्रकार से जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है, इसके विषय में हम एक चर्चा करेंगे, जानेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहता रहता हूँ हमेशा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तभी मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उससे अपना जो है एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे। सोचिए मत, सब्सक्राइब के बटन जरूर दबाइए। चलिए देखिए हमारा जो है टॉपिक अकाली आंदोलन के आरंभ होने के कारण। आखिर अकाली आंदोलन के आरंभ होने का कारण क्या था? सबसे पहले कारण तो यही बनता है कि महंतों द्वारा गुरुद्वारों पर नियंत्रण। क्योंकि आपको पता ही होगा कि गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो, सभी महंत जो थे उस समय अपना अधिकार समझते थे। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा आंदोलन में आरंभ होने के लिए अनेकों कारण थे। तो पहले महंत द्वारा गुरुद्वारा का नियंत्रण। सिखों का आरंभ से ही गुरुद्वारे के साथ बड़ा ही गहरा संबंध रहा है। गुरुद्वारा की स्थापना का कार्य गुरु नानक देव जी द्वारा आरंभ किया गया था। आरंभ में यहाँ केवल पूजा का कार्य ही किया जाता था, लेकिन बाद में यहाँ जन्म और विवाह आदि के रस्में, बच्चों को पढ़ाने और सिखाने का परंपरा झगड़े का निर्णय भी किया जाने लग गया। सिख राज्य के समय पंजाब में बहुत शानदार गुरुद्वारे बनाए गए और इनके नाम बड़ी बड़ी जागीरदार लगाई गई, जागीरदारों ने लगाई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग सभी गुरुद्वारे का प्रबंधन महंतों को हाथों में ही था। गुरुद्वारे के साथ लगी हुई बड़ी जागीरदारी के कारण महंतों को खूब धन प्राप्त हो जाता था। इस कारण महंत बहुत भ्रष्टाचारी हो गए थे। उन्होंने गुरुद्वारे में शराब पीना, जुआ खेलना और अंग्रेलियाँ मनानी आरंभ कर दी थी। त्योहारों के समय गुरुद्वारे में भीतर गायकों के गंदे गाने सुनते और चरित्रहीन स्त्रियों के गुरुद्वारे के भीतर ले जाकर पेशा करवाते। दर्शन के लिए आई स्त्रियों को भद्दे मजाक करते और इस तरह गुरुद्वारे धार्मिक स्थानों की जगह चोरी, डाकू और पाप के अड्डे बन गए थे। तो इस वजह से भी ये जो है गुरुद्वारा आंदोलन चलाई गई। अंग्रेजों द्वारा महंतों का सहयोग। अंग्रेज सरकार को सिख धर्म में गुरुद्वारे के महत्व के संबंध में पुण्य ज्ञान था, इसलिए पंजाब के अंग्रेज साम्राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात अंग्रेजों ने गुरुद्वारे को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखने का प्रयास भी किया। वे गुरुद्वारों को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए सरकार ने महंतों द्वारा गुरुद्वारों पर अपना प्रभाव बनाए रखने की नीति अपनाई। यह महान सरकार की सह मिल जाने के कारण अधिक घमंडी भी हो गए थे। वह गुरुद्वारे में सुधार करने के वाले घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह देशभक्त को सिख धर्म में प्रतीत होने से फतेह देते थे। दूसरी और यदि अंग्रेज कभी गुरुद्वारे आ जाते तो उनके आगे पीछे दौड़ाते, उन्हें सौंपा देते और अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की सौगंध खाते। 1919 ईस्वी में मानव की सभी सीमाएं लांघ गए जब उन्होंने जलियांवाला बाग के खूनी दरिंदे जनरल डायर के दरबार साहिब बुलाकर सरोपा प्रदान किया। इस कार्रवाई ने सिखों के लिए जलती हुई
जलती हुई तेल पर डालने का कार्य किया, यानी आग, जलती हुई आग पर तेल डालने का काम किया। और इस वजह से जो सिख जो थे वो काफ़ी जो है अंग्रेज़ों के जो है महंत उनको उन्होंने दंडित करने का उपाय सोचा, क्योंकि वो लोग ऐसे थे जिन्होंने डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाई और जिन्होंने लाखों लोगों को मरवाया। ऐसे लोगों को शाही जो था दरबार शाही में बुला के सरोपा का उपाधि प्रदान करना ये कहीं का भी उचित नहीं था, जो कोई भी लोग इसको सही नहीं ठहरा सकते। सिखों में नई जागृति, न्यू अवेकिंग्स ऑफ द अमंग टू द सिख सभा आंदोलन ने जो 19वीं शताब्दी के आरंभ हुआ था, सिखों को उनके इतिहास, परंपरा एवं संस्कारों के संबंध में ज्ञान देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने विचार के प्रसार के लिए सिंह सभा में कई समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाली गई। सिखों में फैली अज्ञानता को दूर करने के लिए सिंह सभा के आंदोलन में बहुत से खालसा विद्यालय एवं विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना भी की गई। इस कारण पढ़े लिखे सिखों में वृद्धि हुई और वे अपने अधिकार के प्रति सजग होने लग गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में सिंह आंदोलन के गुरुद्वारों के सुधार के लिए विशेष प्रयास भी किया गया और 1906 ईस्वी में उसे दरबार साहिब अमृतसर के बाहर रखी मूर्तियों को उठवाने में सफलता भी प्राप्त हुई। सिंह सभा ने महंतों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार की प्रार्थना पर पत्र भेजे और न्यायालय मुकदमे भी चलाए गए। यद्यपि इस संबंध में सिख आंदोलन को कई विशेष सफलता नहीं मिली, यद्यपि इसे सिखों में एक नई जागृति उत्पन्न करके अकाली आंदोलन का आधार भी तैयार कर दिया। तो ये बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उसके पश्चात था गुरुद्वारा रकाम गंज की घटना, इंसिडेंट ऑफ गुरुद्वारा रकाबगंज। अंग्रेज सरकार एवं सिखों के मध्य पहला सीधा जो है संघर्ष गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली की घटना से हुआ। अंग्रेजों ने 1914 ईस्वी को आरंभ में वायसराय के लिए बनी नई कोठी तक सड़क पहुंचाने के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज की दीवार का कुछ भाग गिरा दिया था। इस कारण सिखों में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष फैल गया, लेकिन विश्व युद्ध आरंभ हो जाने के कारण यह मामला टल गया। युद्ध को समाप्त हो जाने के उपरांत यह प्रश्न पुनः उठाया गया। सरकार की विलंब की गई नीतियों के कारण सिखों ने 1 दिसंबर 2020 ईस्वी को दीवार बनाने के लिए 100 सिख का एक शहीद जत्था भेजने का निर्णय लिया गया। अब सरकार को होश आया और उसने शहीदी जत्थे से के दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही दीवार पुनः बनवा दिया। यह सिख जाति की एक बड़ी विजय थी और इस कारण जो है अंग्रेज सरकार की नींव तक हिल गई। इसी कारण अकाली एवं जोश और साहस बहुत भी बढ़ गया। क्योंकि उनके डर से अंग्रेजों ने जब दीवार बनवा दिया तो उनको ये लगा कि शायद अब वो दिन दूर नहीं है जब अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ेंगे। अन्य भी कई कारण थे इसकी स्थापना पे, उसमें से वो जो था 1914 जो ईस्वी में कमान घाटाओ मारू जहाज के यात्रियों पर वजवज की बंदरगाह पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाने के कारण, गदगिरियों द्वारा कुवारनियाँ दिए जाने के कारण तथा 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग के हत्याकांड के कारण पंजाब के सिख भड़क उठे थे। इसके अतिरिक्त अंग्रेज राज्य में सिखों को धार्मिक चिन्ह पर जैसे कुपान पहनना, जेलों के भीतर बालों में कंगाल रखना तथा कच्छहारा पहनने पर प्रतिबंधित था। उन्हें सिर पर बांधने के लिए पगड़ी नहीं दी जाती थी। 1914 ईस्वी में दापी सरकार ने कानून रूप में किपान पहनने की अनुमति दे दी थी, परंतु व्यवहारिक रूप से उसे कुपान पहनने वाले को गिरफ्तार करने की नीति को जारी रखा। सिख ने इन अन्यायों को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके और उन्होंने कई आंदोलन भी इसके खिलाफ किए। उसके पश्चात था जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और अकाली दल की स्थापना। यह स्थापना भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिखों ने गुरुद्वारा के प्रबंधन एवं सुधार के लिए एक केंद्रीय संस्था आवश्यक अनुभव किया। इस संबंध में अकाल तख्त साहब से एक हुक्मनामा जारी किया गया। इस हुक्मनामे के अनुसार 4 तख्त थे, यानी भारत के विभिन्न गुरुद्वारे, सिख संस्थाएं, खालसा स्कूल और कॉलेज, सिख रियासत तथा सिख सैनिकों को यह अपील की गई कि वह 15 नवंबर 1920 ईस्वी को जो है अमृतसर में अकाल तख्त साहिब में होने वाले वार्षिक सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे। इस सम्मेलन में 175 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी रखा गया। इसमें सरकार द्वारा नवजद 36 सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की प्रथम बैठक जो है 12 दिसंबर 1920 ईस्वी को आयोजित की गई। इसमें सरदार सुंदर सिंह मजीठिया को प्रथम प्रधान और सरदार हरवंश सिंह अटारी को उप प्रधान तथा सरदार सुंदर सिंह रामगाड़िया को सचिव नियुक्त किया गया। इस कमेटी के नियमों को तैयार करने के लिए जो है 31 सदस्य की एक अंतरिम कमेटी का
गठन किया गया। इसका प्रथम प्रधान सरदार खड़क सिंह जी की बनाया गया और 30 अप्रैल 1921 ईस्वी में शिरोमणि जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो इस प्रकार जो है इसकी स्थापना हुई। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के क्या उद्देश्य थे और क्या इनकी एम थे, तो इनकी कुछ जो है उनका प्रबंधक कमेटी का उद्देश्य सिर्फ इतना ही थी कि गुरुद्वारा में सिख मर्यादा को स्थापित करना, गुरुद्वारा के महंतों से जो कि चरित्रहीन हो चुके हैं थे मुक्त करवाना, महंतों ने गुरुद्वारों को जिस संपत्ति अथवा जगीदारों पर कब्जा कर लिया था उसे वापस लेना, 5 लाख नए सिखों को अमृत पान करवाना, गुरुद्वारे में अच्छे प्रचारक भेजने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षित देना, सिखों द्वारा शराब तथा अन्य नशे की वस्तु का सेवन करने पर पाबंदी लगा देना, गुरबाणियों से संबंधित साहित्य प्रकाशित करना, जो है शुद्ध गुरबाणी प्रकाशित करने के उद्देश्य से अपना छापखाना स्थापित करना, सिख इतिहास की खोज के लिए बढ़िया किस्म का पुस्तकालय स्थापित करना, गुरुमुखी की पढ़ाई को प्रोत्साहन देना और सिख स्कूलों तथा कॉलेज की स्थापना करना, गांव में पुस्तकालय की खोलना और सिखों के अधिकार की रक्षा करना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इसी विषय पे ये जो है इसकी स्थापना हुई और ये स्थापना जो था सिखों में एक नई जागरूकता पैदा कर दी। अब इसमें कुछ मोर्चा भी थे, उस मोर्चा के बारे में हम जानना भी चाहेंगे। भाई मोर्चा इसमें क्या था। इसके मुख्य मोर्चा का जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत उत्साह के साथ गुरुद्वारों की व्यवस्था सुधारने का कार्य आरंभ कर दिया। महंतों को प्रेरित किया गया कि वे अपने अपने अधीनस्थल गुरुद्वारे पंथ द्वारा निर्वाचित समूचे समुदाय पर कर दें। जो माने गए उन्हें निर्वाह के लिए वेतन का आवास के लिए मकान दिए गए। इन प्रयत्नों के कारण चोला साहिब, खडूर साहिब बाबा, बकाला और अनंतपुर साहिब, चमकौर साहिब गुरु का बाग तथा पंजा साहिब आदि अनेकों गुरुद्वारे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतर्गत आ गए। परंतु कुछ प्रसिद्ध गुरुद्वारों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए अकालियों को बड़े बड़े मोर्चे लगाने पड़े और पंथ को कई कुर्बानियां भी देनी पड़ी। ये मोर्चा जो था 1921 ईस्वी में लेकर 1925 ईस्वी तक चलाया गया। इसमें सबसे पहला जो मोर्चा था वो था तरन तारण साहब का मोर्चा। तरन तारण साहिब का मोर्चा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको गुरु अर्जन देव जी द्वारा स्थापित किया गया था। स्थापना इनको गुरु अर्जन देव जी ने किए थे। इस गुरुद्वारे में कई प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित हो गई थी। यहाँ के महंतों का आचरण अत्यंत घटिया था। वे शराब के नशे में धुत होकर गुरुद्वारे जाते थे। गुंडों व बदमाशों की टोलियाँ परिक्रमा में गंदे गीत गाया करते थे या घूमते थे। ये यात्री स्त्रियों के साथ जो होते थे छेड़छाड़ करते थे, उन्हें अपमानित करते थे। दर्शनीय जो था ड्यू गोदरेज के सामने वेश्याओं को मुजरे करवाए जाते थे। महंतों का कहना था कि लोगों की दुकानों के सामान यह दरबार साहिब हमारी दुकान है और यहाँ में अपनी पसंद का सामान बेचते हैं। इसलिए 25 जनवरी 1921 ईस्वी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भाई तेजा सिंह बुच्चर से अधीन 40 सिखों का एक जत्था तरतरान भेजा। महंतों ने जत्थों से प्रतिनिधियों के साथ समझौता करने का ढोंग रचाया, लेकिन रात को 9 बजे के लगभग उन्हें वंशों, गढ़ासों और लाठियों के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। सिख बिल्कुल शांत रहे। महंतों के आक्रमण के कारण 17 सिख घायल भी हो गए। इनमें से 2 सिख भाई हजारा सिंह और भाई जो हुकुम सिंह शहीद भी हो गए। यह दोनों पहले शहीद थे। दोनों पहले शहीद थे जिन्होंने गुरुद्वारों को पवित्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर तक कर दिए। इन दोनों ने बहुत ही वीरता के साथ जो है इनका सामना भी किया, लेकिन इनको जो है शहीदी करवा दिया गया। 26 जनवरी को भेजा गया एक अन्य जत्था इस गुरुद्वारे पर अधिकार करने में सफल हुए और महंत को वहाँ से भगा दिया गया। तो इस प्रकार जो है तरन साहब के मोर्चे में से इन्होंने जो है उन पर कब्जा किया और अपना दायित्व को स्थापित किया। उसके पश्चात था ननकाना साहिब का मोर्चा। श्री ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का पवित्र जन्म स्थान है। जितनी अधिक श्रद्धा, प्यार और सम्मान सिखों के हृदय में इस स्थान का है, उतना ही अधिक आनंद महंत नारायण दास ने इस पावन भूमि का किया। वो बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था। गुरुद्वारे में प्रतिदिन मदिरापान के दौर चलते और वेश्याओं का नाच करवाया जाता। सिख ने महंत को समझाने के लिए कई प्रयत्न भी किए, किंतु वह अपनी घटिया कार्रवाई से न हटा। भाई लक्ष्मण सिंह इस पावन स्थान के प्रतिदिन किए जा रहे अनादर को अधिक सहन न कर सका। वह अपने साथ एक जत्था लेकर 20 फरवरी 1921 ईस्वी को ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर अधिकार करने अथवा शहीद होने के लिए पहुंचा। जब यह
जत्था जो था गुरुद्वारे में प्रविष्ट हुआ तो महंत के गुंडे ने तलवारों, अग्रासों और बंदूकों के साथ इस तथ्य पर आक्रमण कर दिया और मृतक एवं घायल सिखों को एक स्थान पर एकत्र करके उन्हें आग लगा दी। इस प्रकार इस भीषण अग्निकांड में 130 सिख शहीद हो गए। इस भयानक घटना को सुनकर सिख भड़क उठे और उन्होंने मोर्चा लगा दिया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्होंने गुरुद्वारे की चाबियां महंतों से लेकर सिखों के प्रतिनिधियों को दे दिए। इस प्रकार यह मोर्चा सफल भी हुआ। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने ये बात बिल्कुल साफ क्लियर बताई थी कि जलियांवाला बाग दुखताय के पश्चात ननकाना दुखताय ने लोगों को बहुत भड़काया। यानी जो ये घटना घटी, 130 सिख जो सिर्फ घायल अवस्था में थे और उसमें से कुछ ही व्यक्ति जो थे मरे अवस्था में थे, उनको जला देना एक आम सी बात नहीं थी, बहुत ही दर्दनाक बात थी। और इसके वजह से जो था और भी जो है स्वतंत्रता का जो नींव थी उसको रख दिया गया और इसे लोग भी काफ़ी भड़के। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत से मोर्चे भी तैयार कर दिया। उसके पश्चात था चाबियों का मोर्चा, जो कीज एंड फेट मोर्चा। अंग्रेज सरकार ने दापी ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर सिखों पर अधिकार मान लिया गया था, तथापि वह अभी भी अन्य गुरुद्वारों पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उसके पश्चात था चाबियों का मोर्चा। अंग्रेज सरकार ने दापी ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर सिख का अधिकार मान लिया गया था, तथापि वह अभी भी अन्य गुरुद्वारे पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने दरबार साहिब अमृतसर के तोशाखाने की चाबियां अपने अधिकार में ले लिया। सरदार जो है खड़क सिंह की जो गुरुद्वारे के प्रधान थे, वे सरकार के विरुद्ध नया मोर्चा लगाने की अपील की। बस क्या था, फिर क्या था। और 21 नवंबर 1921 ईस्वी के अकालियों ने चाबी वापस लेने के लिए सरकार के विरुद्ध मोर्चा आरंभ कर दिया और सरकार ने सरदार खड़क सिंह और अन्य कुछ अकाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंततः सिखों में अधिक जोश उत्पन्न हो गया। सैकड़ों सिखों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी और सरकार को ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अंत विवश होकर सरकार को झुकना पड़ा। उसने 17 जनवरी 1922 ईस्वी वाले दिन चाबी सरदार जो है खड़क सिंह को वापस कर दी और मोर्चे के समय गिरफ्तारी किए गए सभी अकालियों को भी रिहा कर दिया। यह सरकार की एक बहुत बड़ी पराजय थी और इस संबंध में महात्मा गांधी ने सरदार खड़क सिंह को एक तार भेजी जिसमें लिखा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए की प्रथम निपुण लड़ाई जीत ली गई है, बधाई हो। तो ये जो थी प्रथम जो है स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसको जीत लिया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे बिल्कुल झुक गए थे। ठीक है, इसमें जो है आपको डॉक्टर सत्य एम राय ने भी क्लियर बोला था कि अकालियों की विजय के कारण सिख प्रसन्न हो गए तथा उनमें एक नई स्फूर्ति का संचार हो गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसमें एक नया जोश और नया उमंग जो होता है वो आ जाती है और दुश्मनों को पराजय तो सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद गुरु के बाग का मोर्चा। गुरुद्वारा गुरु का बाग अमृतसर 10 मील दूर अजनाला तहसील में स्थित है। यहाँ गुरु अर्जन देव जी ने अपने पावन चरण डाले थे। उस समय इस गुरुद्वारे का प्रबंधन महंत सुंदर दास चलाया करता था। यह महंत भी बड़ा कुकर्मी तथा अपनी चरित्रहीन कार्यवाही के कारण बहुत बदनाम था। अकाली यह बात कभी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अगस्त 1921 ईस्वी में एक जत्था भेज कर गुरुद्वारे का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था। इस गुरुद्वारे के साथ एक बाग था जहाँ से सिख लंगर के लिए ईंधन प्राप्त करते थे। सरकार के समर्थन पर महंत ने अपने गुंडों के साथ मिलकर सिखों को वहां से ईंधन लेने से रोक दिया। पुलिस ने इस सिखों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसलिए अकालियों ने नवंबर 1921 ईस्वी में एक और मोर्चा शुरू कर दिया। अकालियों द्वारा भेजे गए जत्थों पर सरकार ने बहुत अनुमानिक अत्याचार किया, यानी उस पर बहुत ही दुराचार उन्होंने किया। जिस धैर्य और ठंडे दिल के साथ अकाली सिखों ने यह अत्याचार सहन किए, उनकी उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती है। क्योंकि उन पर बहुत तरह के अत्याचार किया, लेकिन उन्होंने धैर्य से इसका सामना किया। सरकार के अमानवीय अत्याचार के कारण सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की लहर फैल गई। नवंबर 1922 ईस्वी तक सरकार ने 5000 से अधिक सिखों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अंततः सरकार ने विवश होकर 17 नवंबर 1922 ईस्वी में वाले दिन गुरु का बाग पर सिखों का अधिकार मान लिया गया। इस प्रकार यह मोर्चा जीत लिया गया और यह अकाली दल के लिए एक महान विजय थी। गुरु का बाग के मोर्चे पर संबंध में सुखवंत सिंह ने लिखा भी है और बोला भी था, बताया भी था कि गुरु के बाग में सिखों ने इतना धार्मिक जोश पैदा कर दिया था जो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात आज तक देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इन्होंने बहुत ही जोरदार और साहसपूर्ण तरीकों से और शांतिमय ढंग से इस पे विजय प्राप्त किया था।
उसके पश्चात था पंजा साहिब का दुखांत, यानी पंजा साहिब ट्रेडर्स। जब गुरु बाग का मोर्चा चल रहा था तो सरकार ने मोर्चे के दौरान गिरफ्तारी किए गए कुछ सिखों को अटक जेल में भेजने का निर्णय भी लिया गया। इन सिखों को ले जा रही रेलगाड़ी में हसन अब्दाल के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरना था। यहाँ पंजा साहिब के सिखों ने इस गिरफ्तारी किए गए सिखों का लंगर चखाने का प्रबंधन भी किया था, परंतु सरकार ने गाड़ी को स्टेशन पर न रोकने का आदेश दिया। गाड़ी को रोकने के लिए कुछ सिख स्त्री पुरुष लाइन पर बैठ गए, उसके बावजूद गाड़ी को न रोका गया और वह उनके ऊपर से गुजर गई। इस कारण भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह शहीद हो गए और दर्जनों जो थे वहाँ दर्जनों से जो लोग लगभग अन्य सिखों के अंग कट गए। इस कारण गाड़ी के रुकना पड़ा। अब सिखों ने गिरफ्तार हुए सिखों को लंगर बांटकर अपना प्रण पूरा भी किया। यह दुखांत 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी को हुआ और इस घटना के संबंध में डॉक्टर जी.एस. कवरन लिखते हैं कि यह घटना सिखों के अद्वितीय बलिदान के उदाहरण के रूप में सदैव चमकती रहेगी, क्योंकि सिखों ने बहुत ही बलिदान दिया अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम में। और कहते हैं कि सबसे पहले जो है सिखों को ही सामना करना पड़ता है ऐसे दुराचारियों से। उसके पश्चात जोतों का मोर्चा। नासा रियायत का महाराजा रिपुदमन सिंह था। वह अकालियों के साथ सहानुभूति रखता था, जिसके कारण वह अंग्रेजी सरकार की नज़रों में खटकता रहता था। सरकार ने महाराजा नजरुद्दीन सिंह को 9 जुलाई 1923 ईस्वी को गद्दी से बलपूर्वक उतार दिया और उसके देहरादून भेज दिया। महाराजा के साथ हुए अन्याय को दूर करने में सिलसिले में 25 अगस्त 1923 ईस्वी को गुरुद्वारा गगनसर जोतों में अखंड पाठ रखा गया, परंतु पुलिस ने इस अखंड पाठ को खंडित कर दिया। इस कारण समूचे सिख जातियों में रोष की लहर भड़क उठी। तय जो है 29 अगस्त को शिरोमणि कमेटी में खंडित पाठ को सिख मर्यादा के अनुसार पुण्य आरंभ करने के लिए प्रतिदिन 25-25 जो सिखों ने जत्थे जोतो साहिब भेजने का निर्णय लिया गया। पहले ऐसे जत्थे थे जो 1 सितंबर 1923 ईस्वी को अकाल तख्त साहिब से प्रस्थान किया। जब यह जत्था जोतो पहुंचे तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद और भी कई जत्थे गए, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुद्वारा के भीतर न जाने के दिया गया। सरकार ने सिखों को खूब मारपीट करती रही। सरकार ने अक्टूबर 1923 ईस्वी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और अकाली दल को अवैध घोषित कर दिया गया और जो है 62 अकाली नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जोतों के मोर्चे के कोई असंतोषजनक परिणाम न निकलता देख 9 फरवरी 1924 ईस्वी को अकाल तख्त साहिब से 500 सिखों का पहला शहीद जत्था जोतो भेजा गया। उन्होंने प्रत्येक स्थिति में शांत रहने का आदेश भी दिया गया। यह जत्था अलग अलग गांवों में से गुजरता हुआ 21 फरवरी 1924 ईस्वी को जोतों के पास पहुंचा। जत्थे के स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर संगतों का अपार समूह था। इसमें बच्चे, जवान, बूढ़े और स्त्रियां शामिल थी। जब यह जत्था गुरुद्वारे के समीप पहुंचा तो पुलिस ने इस पर गोली चला दी। फलस्वरूप जो है 100 सिख शहीद हो गए और 200 सिख जो थे घायल हो गए। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जत्थे के स्वागत के लिए आए लोगों पर भी जुल्म किए गए। सरकार की इस खूनी कार्रवाई ने सिखों में एक नया जोश भर दिया और उन्होंने सरकार के विरुद्ध अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया गया और 17 अप्रैल 1925 ईस्वी को 500 सिखों को 16 शहीदी जत्थे भेजे जाते रहे। सरकार ने इन कालों को गिरफ्तार करती रही। अंततः विवश होकर सरकार ने जोतों द्वारा का गुरुद्वारा अकालियों को सौंप दिया तथा अधिकतम सिखों को रिहा कर दिया। जोतों के मोर्चे में सिख ने जिस दृढ़ता, धैर्य और ठंडे दिल के साथ अवर्णनीय कष्टों का सामना किया और घोर अत्याचारों के सम्मुख हाथ न उठाने की जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, उनकी अन्य उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता है। जोतों का मोर्चा अकाली आंदोलन का अंतिम मोर्चे था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हरिजंदर सिंह दिलगड़ी इन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि जोतों का मोर्चा न केवल गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के इतिहास में सिखों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस धैर्य से और जिस कुर्बानी से उन्होंने अपने आप कुर्बान किया, शायद ऐसा इतिहास में कभी भी वर्णन नहीं मिलेगा और नहीं मिल सकता है। उसके पश्चात जो है गुरुद्वारा एक्ट 1925 पास किया गया। अकाली आंदोलन के समय सिखों के भावनाओं और बलिदानों को देखकर अंग्रेज सरकार को इस बात के लिए विवश होना पड़ा कि गुरुद्वारा को उचित प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था करे। इसलिए सरकार ने 28 जुलाई 1925 ईस्वी को गुरुद्वारा एक्ट पास किया।
1 नवंबर 1925 ईस्वी को लागू किया गया। इस एक्ट के अनुसार सभी गुरुद्वारे का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC को सौंप दिया गया। निसंदेह यह अकालियों की एक महत्वपूर्ण विजय थी। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में भी सफल हो गए। योगदान, कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसने सीख लिया उसे है जीवन का आधार समझ गया। गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अथवा अकाली आंदोलन का न केवल पंजाब बल्कि भारतीय इतिहास में विशेष योगदान है। इस आंदोलन में अकालियों ने अपने बलिदानों द्वारा लोगों में एक नया जोश पैदा कर दी। इस आंदोलन के दौरान 400 अकाली ने शहीदी प्राप्त की और 2000 घायल हुए और 30,000 से गिरफ्तारी दी गई। सरकार ने अनेकों अकालियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अनेकों की जागीर और पेंशन जब्त कर लिए गए थे और उनसे 15 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया। इसके उन्होंने कई प्रकार के अन्य दंड भी दिए गए। अकालियों ने ये सभी दंड गुरुद्वारे की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते स्वीकार कर दिए गए। गुरुद्वारों को स्वतंत्र करवाने के लिए अकालियों ने महंतों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत पर चलाया था और अंत में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त होने में सफल भी हुए। इस सफलता ने प्रोत्साहित होकर बाद में महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेज के हाथ स्वतंत्र करवाने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग भी किया था। अकालियों की सरकार से टक्कर के कारण अनेक सिख राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गए। उन्होंने देश में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा किया। इसमें डॉक्टर जो महेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि अकालियों का धार्मिक व राजनीतिक संघर्ष, जो कि पुजारी महंत और गुरुद्वारों में अन्य स्वार्थी हित रखने वाले एवं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ गया था, आधुनिक भारत के शक्तिशाली आंदोलन में से एक था। पंजाब में चले आंदोलन में से संभवतः अकाली आंदोलन सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी के साथ जो है हमारा ये ग्रोथ ऑफ जो है पॉलिटिकल ऑफ कॉन्सिक्वेंस खत्म हो जाता है दोस्तों। ये BA सेकेंड ईयर का था, सेमेस्टर 4 का था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपका हित में है, क्योंकि आप तभी तक मेरा जो है वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो जो है नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त होता रहेगा और आप समझते रहोगे। तो सोचिए मत, विचारिए मत, कीजिए, क्योंकि जो भलाई में होता है वही करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना कार्य करना है। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आपने जो त्रिपाणी स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया, इसलिए धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती था और ये समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी त्रिपाणी स्टडी सेंटर को शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।